बच्चों नमस्कार। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आज मैं +2 का इतिहास का पहला चैप्टर ईंट मनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं और ये आपके साथ बराबर जुड़ी रहेगी। जितने आगे की क्लासों में जाएंगे ये आपके साथ साथ चलेगी। कुछ उसका विस्तार हो जाता है बड़ी क्लासों में, लेकिन स्टार्टिंग इसकी जो है वो 6 क्लास से ही हो जाती है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते हैं, जैसे कि हड़प्पा की मोहरें हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। ये मोहरें जो थीं वो सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी। इन मोहरों पर एक ऐसी लिपि के चिन्ह मिले हैं जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब तक ये मोहरें कोई भी व्यक्ति पढ़ नहीं सका है। हड़प्पा को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। इसका काल 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है। इस सभ्यता के मुख्य केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा आदि हैं। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की बस्तियां प्रायः छोटी होती थी। इनमें कृषि तथा पशुपालन ही प्रचलित था। अफगानिस्तान के सोतुरगही नामक पुरा स्थल से हड़प्पा सभ्यता में नहरों से सिंचाई के अवशेष मिले हैं। मतलब अफगानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता इतनी विकसित थी कि वहाँ पर खेतों की सिंचाई जो थी वो नहरों से की जाती थी। उस सभ्यता में भी नहरों का विकास हो चुका था। हड़प्पा के पुराने स्थलों से मिले अनाज के दानों तथा पशु पक्षियों की हड्डियों से हड़प्पाई लोगों के भोजन तथा निर्वाह के तरीक़ों की हमें जानकारी मिलती है कि वो अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करते थे, उनका भोजन क्या क्या चीज़ें थीं। हड़प्पा काल में बर्तन पत्थर, मिट्टी तथा धातु से बनाए जाते थे। बलुआ पत्थर से बनी चक्कियाँ भी मिली हैं, जिससे लोग उस समय अनाज की पिसाई भी किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था, परंतु सबसे महत्वपूर्ण शहर जो था वो मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो जो है वो एक नियोजित शहर था। यहाँ की गलियाँ तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। मकान पक्की ईंटों से बने हुए थे जो नगर के निचले हिस्से में थे। गंदे पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनी हुई थीं और जो नालियाँ थीं वो ढकी हुई थी। मतलब नालियाँ खुली नहीं थीं, वो उन्हें सब कवर करके बनाया गया था। बीच बीच में उनको साफ़ करने के लिए जगह छोड़ी होती थी। मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर एक विशाल जलाशय, एक माल गोदाम तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण संरचनाएं मिली हैं, जिनका प्रयोग सार्वजनिक रूप से किया जाता था। जब कोई उत्सव होता था उस समय उसका प्रयोग किया जाता था। माल गोदाम वगैरह में जो राजा होते थे, जो बड़े लोग होते थे, वो अपना सामान रखते थे। हड़प्पा में कुछ समाधान मिले हैं।
जिनमें मृतकों को दफनाया जाता था। ये एक प्रकार के गर्त हैं, गर्त मतलब गड्ढे हैं, जहाँ शवों के साथ साथ दैनिक प्रयोग की कुछ अन्य वस्तुएं भी रखी गई हैं। और इन शवों से ही, इन सभागृहों से ही हमें ये पता चलता है कि ये सभागृह किसका है, बड़े आदमी का है, राजा का है या गरीब आदमी का है, क्योंकि उसके साथ जो वस्तुएं रखी जाती थी उससे हम उनका वर्गीकरण करते हैं। यदि राजा का है तो उसके साथ उसके मुकुट, उसके सोने चांदी के जेवर, रेशमी वस्त्र, घोड़ा, तलवार, ये सब होते हैं उसके साथ होंगे। और यदि गरीब आदमी का है तो उसके साथ बहुत होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके बकरी होगी या मुर्गी होगी, और उसके छोटे मोटे कपड़े, जूते, चप्पल, ये सब मिलेंगे। तो उससे उनका वर्गीकरण भी हो जाता था कि ये सभागृह का है। हड़प्पा सभ्यता के शिल्पों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहरें तथा बाट बनाना आदि शामिल थे। शंख से चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं बनाई जाती थी। शिल्प उत्पादन के लिए केवल स्थानीय माल का ही प्रयोग नहीं होता था, इसके लिए पत्थर, अच्छी लकड़ी तथा धातु आदि कच्चे माल बाहर से मंगवाने पड़ते थे। पुरातत्वविदों ने राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र की संस्कृति को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया था। यहाँ तांबे की वस्तुएं बड़ी मात्रा में मिली हैं। मेसोपोटामिया के लेखों में वर्णित मेलुटा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र था। यहाँ से मेसोपोटामिया में कॉर्निलियन, लाजवर्थ मणि, तांबा, सोना आदि पदार्थ भेजे जाते थे। हड़प्पा लिपि जो है वर्णमालीय न होकर चित्रमय थी, मतलब उसे वैसे हिंदी की तरह या इंग्लिश की तरह नहीं लिखा जाता था, बल्कि जो बात कहनी होती थी उसका चित्र बना करके प्रदर्शित किया जाता था। यह संभवतः बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जबकि हम लोग लिखते हैं वो भी बाएं से दाएं ही लिखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शासक, राजा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सभी जटिल निर्णय जो थे उसी के द्वारा लिए जाते थे। जलवायु परिवर्तन जैसे लगातार बाढ़ें, नदियों का सूख जाना अथवा मार्ग बदल लेना आदि कारक हड़प्पा सभ्यता के अंत का या हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बने। मतलब कोई ये निश्चित नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता क्यों समाप्त हो गई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में दो पुरातत्वविदों, दयाराम साहनी तथा राखल दास बनर्जी का प्रमुख योगदान रहा है। जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने ही 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। खुदाइयों में लाजवर्द मणि, जैस्पर, चालसेडनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे छोटे आकार मिले हैं। मैके के अनुसार या तो ये पूजे जाने वाले शिवलिंग थे या फिर पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों में प्रयोग होने वाली मोहरें थीं। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी तथा आद्य शिव की पूजा किया करते थे। विभाजन के पश्चात सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल पाकिस्तान क्षेत्र में आ गए, इसलिए भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को खोजने का प्रयास किया और कई स्थल उन्होंने खोज निकाले। यह खोज कार्य आज भी जारी है, क्योंकि अभी तक पूरी हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाई है।
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम का भ्रम था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ हुआ था। इसलिए वे हड़प्पा से मिली मोहर को देखकर भी हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाए। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पत्थर की एक मूर्ति को पुरोहित राजा कहा गया है। इसे यह नाम मेसोपोटामिया के पुरोहित राजा के आधार पर दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय के लिए बांटों का प्रयोग किया जाता था। ये बांट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। मोहरों पर जहाज़ों, नावों आदि के चित्र मिले हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के दूर के प्रदेशों से संपर्क का संकेत देते हैं। आइए अब हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो के बारे में चर्चा करते हैं। मोहनजोदड़ो जो था वो हड़प्पा सभ्यता का एक अनूठा और अति महत्वपूर्ण शहर था। इसकी खोज हड़प्पा नगर के बाद हुई थी, तो भी यह शहर अपनी विशेषताओं के कारण बहुत ही विख्यात है। इसकी मुख्य विशेषताएं जो हैं वो इस तरह से हैं। एक नियोजित शहरी केंद्र। मोहनजोदड़ो जो था वो एक नियोजित शहरी केंद्र था। इसे दो भागों में बांटा गया था। इनमें से एक भाग छोटा था, जिसे ऊंचाई पर बनाया गया था। दूसरा भाग बड़ा था और उसे नीचे बनाया गया था। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचले शहर का नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाई गई थी। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था, जो इसे निचले शहर से अलग करती थी। निचला शहर जो था उसमें उसकी दीवारों से घेरा गया था। इसके अलावा यहाँ के कई भवनों को भी ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, जो नीम का कार्य करते थे। एक अनुमान के अनुसार यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा तो केवल भवनों के आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी होगी। शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद ही किया गया था। यह एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती नियोजन किया गया होगा और फिर उसके अनुसार निर्माण कार्य किया गया होगा। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं। भले ही ये धूप में सुखाकर बनाई गई हों अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हों, ये आकार में एक निश्चित अनुपात की होती थी। इनकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रम से 4 गुनी तथा 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पाई बस्तियों में प्रयोग की गई हैं। मोहनजोदड़ो की जो ईंटें थीं, उसी आकार की ईंटें हमें हड़प्पा सभ्यता के हर संस्कृति में देखने को मिली हैं। इसका मतलब है कि जो ईंटों का नाप था वो हड़प्पा सभ्यता में हर जगह एक सा था। दूसरे, हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना थी वो देखकर ऐसा लगता है कि पूरी नगर योजना पहले तैयार कर ली जाती थी, उसके बाद नगर को बसाया जाता था। नियोजित जल निकास प्रणाली। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पानी की समुचित व्यवस्था थी, उसकी पूरी योजना थी, जिससे कि शहर में और कृषि के लिए और उद्योगों के लिए पानी की किसी प्रकार की कमी ना रहे। इस प्रकार की व्यवस्था मोहनजोदड़ो में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकासी प्रणाली नगर योजना का अभिन्न अंग होती थी। नगर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए इस व्यवस्था का समुचित होना अनिवार्य था। इस दृष्टि से
हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली अपने आप में संपूर्ण थी। शहर के प्रत्येक आवास को गली की नालियों से जोड़ा गया था। ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके साथ साथ घरों का निर्माण किया गया था। फिर कम से कम एक दीवार गली से सटाकर बनाई जाती थी ताकि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से आसानी से जोड़ा जा सके। मुख्य नाले जो थे वो गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे। उन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के समय हटाया जा सके। घरों की नालियाँ पहले एक हौदी अथवा मलकुंड में गिरती थी। पानी का ठोस पदार्थ वहाँ पर जमा हो जाता था, मतलब ठोस पदार्थ पानी में जो कचरा जाता था वो वहाँ पर जमा इकट्ठा हो जाता था और गंदा पानी जो था गली की नालियों में बह जाता था। इस प्रकार गंदा पानी नहर से बाहर निकल जाता था। मैके के अनुसार यह निश्चित रूप से अब तक खोजी गई सबसे अधिक सुविधाजनक प्रणाली थी। इसका मतलब जो नालियाँ थीं उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर एक हौज बनाया गया था जिसमें कि जो कचरा जाता था पानी के साथ वो इकट्ठा हो जाता था और उसे थोड़े थोड़े समय के बाद साफ़ कर दिया जाता था जिससे कि नाली जो है वो रुके नहीं। आवास अथवा गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय भवनों का विस्तार था। इनमें से कई आवासों के मध्य में एक आंगन था जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। विशेषकर गर्म और शुष्क मौसम में आवासों का एक अन्य रोचक पहलू ये था कि इनका निर्माण करते समय लोग अपनी एकांतता को पूरा महत्व देते थे। इस उद्देश्य से भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं रखी जाती थीं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से घर के आंतरिक भाग अथवा आंगन को नहीं देखा जा सकता था। इस घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था। इसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थीं। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थीं। कई आवासों में कुएं भी थे। कुएं प्रायः एक ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था। इसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा भी किया जाता था, मतलब कोई भी रास्ता चलता हुआ आदमी या उसे प्यास लगे तो वो इन कुओं से पानी पी सकता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या जो थी वो लगभग 700 थी। दुर्ग। नगर के दुर्ग पर ऐसी संरचनाएं मिली हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों में किया जाता था, जैसे माल गोदाम। इनमें एक महत्वपूर्ण संरचना माल गोदाम है। यह एक विशाल संरचना है, परंतु आज इसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से ही शेष रह गए हैं। बाकी ऊपरी हिस्से जो है वो टूट फूट गए हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो है वो नष्ट हो चुके हैं। ये हिस्से संभवतः लकड़ी के बने होंगे। विशाल स्नानागार। दूसरी संरचना जो है यहाँ पर एक विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार जो है वो किले के आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। ये चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके ऊपरी तथा दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जलाशय के किनारों पर
ईंटें जमाकर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग करके जलबद्ध किया गया है। मतलब जल को बांधा गया है, जल को बाहर न निकले, इस वजह से जल को रोका गया है। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए हैं। इनमें से एक कक्ष में एक बड़ा कुआं है। जलाशय में पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक नाली के पार अपेक्षाकृत एक छोटी संरचना बनी हुई है, जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने एक नाले से मिलती थीं। विद्वानों का मत है कि विशाल स्नानागार का प्रयोग किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था, और जो इसके किनारे कक्ष बने थे वो कक्ष महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए होंगे, क्योंकि जब सार्वजनिक उत्सव होता था तो स्त्रियां भी वहाँ स्नान करती थीं और कपड़े बदलने के लिए उनके लिए कक्ष बने हुए थे। ये जो जलाशय है वो कोई सार्वजनिक अनुष्ठान होता था तभी इसका प्रयोग होता था। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि जो पुरातत्वविद हैं वो इतिहास की संरचना कैसे करते हैं। आप सभी जानते हैं कि इतिहास जो है वो पुराने समय से लिखा नहीं गया था। इतिहासकारों ने छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ करके उसे लिखा है, उसे बनाया है। उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं कि किस तरह पुरातत्वविद जो हैं वो इतिहास की संरचना करते हैं या इतिहास को बनाते हैं। अतीत के पुनर्निर्माण का आरंभिक चरण जो है वो पुरातात्विक वस्तुओं की पुनः प्राप्ति होता है। इसके बाद जो है पुरातत्वविद अपनी खोजों का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले खोजों का वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, हड्डियों, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल वर्गीकरण वस्तुओं की उपयोगिता के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए पुरातत्वविदों को यह निश्चित करना पड़ता है कि कोई पुरावस्तु एक औजार है या कोई आभूषण है। ये वस्तु दोनों रूपों में भी उपयोगी हो सकती है। पुरातत्व वस्तु की उपयोगिता को समझना। किसी पुरावस्तु को उपयोगिता को प्रायः आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता के आधार पर समझा जाता है। मनके, चक्कियाँ, पत्थर के फलक तथा बर्तन इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। पुरातत्वविद जो है वो किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ में भी करते हैं जिसमें वह मिलती है। उदाहरण के लिए क्या वह वस्तु घर से मिली थी, कब्र से मिली थी अथवा भट्टी में मिली थी। कुछ अप्रत्यक्ष साक्ष्य। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा भी लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े तो मिले हैं, फिर भी पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों को आधार बनाना पड़ता है। जैसे मूर्तियों में जो चित्र हैं उन पर उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हैं, इन चित्रों में दिखाए गए वस्त्रों के आधार पर तत्कालीन पहनावे का अनुमान लगाया जाता है कि लोग भी शायद इसी तरह के कपड़े पहनते होंगे। वो सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। ये केवल अनुमान से ही लिखा जाता है। संदर्भ की रूपरेखा विकसित करना। पुरातत्वविदों को पुरावस्तुओं के संदर्भ को भी समझना पड़ता है। उदाहरण के लिए पहली प्राप्त हड़प्पाई मोहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविदों को
उसे समझने के लिए उचित संदर्भ नहीं मिला। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वह मोहर भी मिली थी तथा मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना दोनों के संबंध में तब जाकर के उसे समझा गया कि ये मोहर है। पुरातत्वविद व्याख्या की समस्याओं का समाधान। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हड़प्पा की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में पुरातत्विक व्याख्या के मार्ग में सबसे अधिक समस्याएं आती हैं। पुरातत्वविद व्याख्या की समस्याएं कई हैं। संभवतः सबसे अधिक समस्याएं धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के समय सामने आती हैं। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ असामान्य और अपरिचित वस्तुएं संभवतः धार्मिक महत्व की हैं। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी की मृण मूर्तियाँ शामिल हैं, जिनमें से कुछ के सिर पर विस्तृत प्रसाधन थे। इन्हें मातृ देवियों की संज्ञा दी गई थी। दुर्लभ पत्थर से बनी पुरुषों की मूर्तियों को, जिनमें उन्हें एक विशिष्ट मुद्रा के में एक हाथ घुटने पर रख के बैठा हुआ दिखाया गया था, को भी इसी वर्ग में रखा गया। इसके अलावा पुरोहित राजा की मूर्ति भी इसी प्रकार की एक मूर्ति है। कुछ अन्य मामलों में संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। इनमें विशाल स्नानागार सम्मिलित हैं। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण नीचे दिए गए हैं। कुछ मोहरों पर अनुष्ठान के दृश्य बने हैं। इनके परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया गया है। कुछ अन्य मोहरें जिन पर पेड़ पौधों के चित्र अंकित हैं, प्रकृति की पूजा के संकेत देती हैं, परंतु मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर, कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति को पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। कभी कभी उसे जानवरों से घिरा हुआ भी दर्शाया गया है। इस आकृति को आदि शिव का आरंभिक रूप भी माना गया है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। इसके अलावा पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक तथा बाद की धार्मिक परंपराओं में समानताएं पाई जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर। यह नीति पत्थर की चक्कियों तथा पात्रों के संबंध में तो युक्ति संगत हो सकती है, परंतु धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में यह अधिक तर्कसंगत नहीं जान पड़ती है, क्योंकि धार्मिक मान्यताएं समय समय पर बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए आदि शिव की मोहरों को भी लीजिए। सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में संकलित किया गया था। उसमें रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है। यह नाम बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयोग किया गया, परंतु शिव के विपरीत ऋग्वेद में रुद्र का वर्णन न तो पशुपति और न ही एक योगी के रूप में किया गया है। दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता है। हड़प्पा वासियों के दूर दूर तक संबंध थे, इस बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है। हड़प्पा वासियों के सुदूर संबंधों के बारे में इस प्रकार है। नंबर 1, अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से अरब के लोग
तांबा लाते थे। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमान का तांबा हड़प्पाई पुरातात्विक वस्तुओं दोनों में निकल के अंश पाए जाते हैं। ओमानी स्थलों में से एक विशिष्ट प्रकार का पात्र एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई है भी मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोकती हैं। हमें यह पता नहीं है कि इसका इन पात्रों में ये लोग क्या रखते थे। अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान को ओमानी तांबे से विनिमय करते होंगे और ये तांबा जो है वो ओमान से यहाँ आता था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के लेखों में मगान संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन का उल्लेख मिलता है। इस संबंध में रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों के ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक वस्तुओं में हड़प्पा सभ्यता की मोहरें, बांट, पासे तथा मनके शामिल हैं। इस संदर्भ में ये बात भी महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेखों में दिलमून संभवतः बहरीन द्वीप, मगान तथा मेरुआ संभवतः हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। ये लेख मेलुआ से प्राप्त कई उत्पादों का उल्लेख करते हैं, जैसे कार्निलियन, लाजवर्द, मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था, क्योंकि मेसोपोटामिया के लेख मेलुआ को नाविकों का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जहाज़ों तथा नावों के चित्र भी मिलते हैं। कनिंघम, जो कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किया। उस समय पुरातात्विक अपनी खोजों के मार्गदर्शन के लिए साहित्य तथा अभिलेख आदि लिखित स्रोतों का प्रयोग करना अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की रुचि भी मुख्यतः आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक, उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईसाई के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के वृत्तांतों का उल्लेख किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वह ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते थे जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। परंतु हड़प्पा जैसा पुरास्थल कनिंघम के खोज कार्य की प्रकृति से बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि यह न तो चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा था और न ही यह एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर था। भले ही 19वीं शताब्दी में हड़प्पाई पुरावस्तुएं कभी मिलती थीं और इनमें से कुछ कनिंघम तक भी पहुंची थीं, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि ये वस्तुएं कितनी प्राचीन हैं और कितनी उपयोगी और किस काम की हैं। उदाहरण के लिए, एक बार एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दे दी। उन्होंने इस मोहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने
उसे एक ऐसी कालखंड से जोड़ने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत से लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। उनकी सुनिश्चित अवधारणा के कारण ही वह हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाए। हड़प्पा का काल उनके द्वारा निर्धारित भारतीय इतिहास के आरंभिक काल से काफ़ी पीछे का था। तो ये कनिंघम की सोच थी और इसकी वजह से वो सही तरीके से हड़प्पा सभ्यता को नहीं समझ पाए। अब हड़प्पा सभ्यता के जो आरंभिक कार्य हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर तथा बस्तियां नियोजित थीं। वहाँ कई प्रकार के शिल्प उत्पादन होते थे जिनके लिए कच्चा माल दूर दूर से आता था, जिसे आप अभी पढ़ चुके हैं। ओमान वगैरह से सामान आता था। कृषि बस्तियां भी विकसित हो रही थी। ये सभी कार्य किसी शासक वर्ग द्वारा ही किए जा सकते थे। आम लोगों का आपस में इतना तालमेल नहीं हो सकता और ना ही वे सामूहिक रूप से ऐसे निर्णय ले सकते थे। भले ही कई विद्वानों का यह मत है कि हड़प्पा सभ्यता में शासक वर्ग का अस्तित्व नहीं था, परंतु यह बात तर्कसंगत नहीं जान पड़ती है। लेकिन उनका भी मानना चाहिए क्योंकि शासक वर्ग के कोई निशान वहाँ पर नहीं मिले हैं। संक्षेप में कहा जाए तो हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा जो कार्य किए जाते थे वो इस प्रकार हैं। जैसे नगर योजना बनाना। नगर की जो योजना थी वो शासक वर्ग ही बना सकता है कि नगर किस तरह से विकसित किया जाएगा और किस प्रकार लोगों का जीवन यापन होगा वहाँ पर। हड़प्पा संस्कृति की नगर योजना उच्च कोटि की थी। नगर एक योजना के अनुसार बनाए जाते थे। नगरों की गलियों और सड़कों में काफ़ी चौड़ी होती थी। सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। लोग पक्की ईंटों से बने मकानों में रहते थे। ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक निश्चित अनुपात होता था। शासक वर्ग के लोगों के मकान नगर के दुर्गों पर थे, जबकि साधारण लोग नीचे की भूमि पर रहते थे। मकानों में खिड़कियां तथा दरवाज़ों की व्यवस्था थी। हर घर में एक आंगन, स्नानागार, रसोई तथा छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती थीं। कुछ मकान 2 या 3 मंजिले के भी थे। लोग विशाल भवन भी बनाते थे। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार भी मिला है, जिसे विशेष अवसरों पर सामूहिक रूप से प्रयोग में लाया जाता था। यह 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा स्नानागार है। इस नगर में सबसे बड़ी इमारत धान्यागार थी। यह 45.71 मीटर लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी थी। हड़प्पा में 6 धान्यागार मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने जल निकास के लिए नालियों की बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई थी। नालियाँ पक्की बनी हुई थीं। इन्हें ऐसी ईंटों से ढका जाता था जिन्हें सफाई करते समय सरलतापूर्वक हटाया जा सकता था। घरों की नालियों का पानी गली की नालियों में जा गिरता था और नगर के बाहर एक बहुत बड़ा नाला था जिसमें सारे नगर का गंदा पानी इकट्ठा हो जाता था। विभिन्न प्रकार के शिल्प हड़प्पा सभ्यता में थे। हड़प्पा संस्कृति में कई प्रकार के शिल्प प्रचलित थे जो संभवतः राज्य द्वारा व्यवस्थित होते थे। तांबे में टिन मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा कांसा बनाया जाता था। शिल्पी कांसे से प्रतिमाओं और बर्तनों के अतिरिक्त कई प्रकार के औजार तथा हथियार भी बनाते थे, जैसे आरी, कुल्हाड़ी, छुरा तथा बर्छा। खुदाई में जो वस्तुएं मिली हैं उनसे पता चलता है कि हड़प्पा के नगरों में कई अन्य महत्वपूर्ण शिल्प भी थे। लोग ऊन अथवा सूत काटने के लिए तकलियों का प्रयोग करते थे। वहाँ पर मिले
ईंटों के विशाल भवन इस बात का प्रमाण है कि स्थापत्य वहाँ के लोगों का एक महत्वपूर्ण शिल्प था। हड़प्पा के लोग नावों का निर्माण भी करते थे। वे लोग मुद्रा निर्माण, मिट्टी की मोहरें बनाना और मूर्ति निर्माण में काफ़ी कुशल थे। कुछ सोने चांदी तथा रत्नों के आभूषण भी बनाते थे। हड़प्पा के कारीगर मणियों के निर्माण में भी निपुण थे। वे मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से भी परिचित थे। उनके द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन चिकने तथा चमकीले होते थे। कच्चे माल के समीप बस्तियाँ, ये जो बस्तियाँ बनती थी हड़प्पा सभ्यता में, वो उन स्थानों पर ज़्यादा बनती थी जहाँ पर कि स्थानीय रूप से लोगों को कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके। इसमें शंख, सेलखड़ी, लाजवर्द आदि शामिल थे। अतः राज्य की ओर से स्थानीय लोग कच्चे माल के समीप बस्तियां बसाते थे। देश के विभिन्न भागों में अभियान भेजना, शासक देश के विभिन्न भागों से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अभियान भेजते थे। उदाहरण के लिए राजस्थान के खेतनी अंचल में तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत में सोना प्राप्ति के लिए अभियान भेजे गए थे। लंबी दूरी के संपर्क के लिए शासक लोग लंबी दूरी के संपर्क भी स्थापित करते थे। इन संपर्कों द्वारा मुख्य रूप से तांबा मंगवाया जाता था। इस बात के कई प्रमाण मिले हैं कि अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से हड़प्पाई बस्तियों में तांबा आता था। इसके अलावा हड़प्पाई लोग बांटों का भी कुशलतापूर्वक प्रयोग करते थे और जो बांट बनाए जाते थे उसका भी एक कारखाना था जहाँ पर कि एक ही नाप तौल के बांट बनाए जाते थे और उनका प्रयोग पूरी हड़प्पा सभ्यता में किया जाता था। मोहरें सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी और जो मोहरें हैं वो सभी एक प्रकार की बनी हुई हैं। उनमें आकृतियाँ अलग अलग हैं लेकिन उनका नाप तौल जो है वो लगभग एक जैसा है। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में ईंटें, मोहरें या जो बर्तन बनाए जाते थे उनके बनाने की कला सभी जगह एक सी थी और उनके नाप तौल भी लगभग एक से थे। बांटे भी एक ही नाप के हर जगह हमें देखने को मिले हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। बाकी का जो चैप्टर है वो हम कल कराएंगे। अब जो मुख्य रूप से प्रश्न उत्तर रह गए हैं उसके बारे में हम आप लोगों से कल बात करेंगे। धन्यवाद।